अपन ने लास्ट क्लास में बात कर ली थी मेल शब्द के प्रयोग के बारे में। आज अपन सेकेंड यूनिट पढ़ेंगे, उसमें पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन को हिंदी में कहते हैं अनुवादन। क्या कहते हैं? अनुवादन। यूनिट है आपकी सेकेंड। इसमें अपन पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं अनुवादन। देखो, अनुवादन आपके दोनों कोशिकाओं में चलता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। यानी अनुवादन की प्रोसेस है वो दोनों में चलती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। अपन को दोनों को साथ में लेकर पढ़ना है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं को। और जहां पर प्रोकैरियोटिक में बात होगी मैं अलग से लिखा दूंगी, जैसे सिमिलर है यूकैरियोटिक कोशिका एंड प्रोकैरियोटिक कोशिका। जैसे ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है तो कुछ स्टेप होती हैं या कुछ बातें होती हैं वो दोनों में समान होती हैं, वो तो अपन दोनों को एक साथ लिख लेंगे। और जो अलग अलग होती है वो मैं लिखवा दूंगी, ये बात सिर्फ यूकैरियोटिक है, ये बात सिर्फ इसकी है, प्रोकैरियोटिक की है। लेकिन अपन अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, एक साथ पढ़ेंगे तो दोनों में अंतर भी पता चल जाएगा और दोनों की जो समान बातें हैं वो भी पता चल जाएगी कि यहाँ तक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं यहाँ तक समान है। उसमें ट्रांसलेशन की प्रोसेस यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रांसलेशन की प्रोसेस क्या है, दोनों में समान है और इस आगे से ये दोनों में अंतर है। तो अपन सबसे पहले दोनों को क्या है साथ लेकर पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को। अनुवादन होता क्या है? एक सीक्वेंस चलती है कि डीएनए से आरएनए क्या बनता है, आरएनए या मैसेंजर आरएनए, और फिर मैसेंजर आरएनए से किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का। किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का। तो जो डीएनए से आरएनए बनता है या एमआरएनए बनता है, ये प्रोसेस कहलाती है रेप्लिकेशन। क्या कहलाती है? रेप्लिकेशन यानी प्रतिकृतिकरण। एमआरएनए से प्रोटीन बनती है, ये प्रोसेस कहलाती है ट्रांसलेशन। क्या कहलाती है? ट्रांसलेशन यानी अनुवादन। तो ये सीक्वेंस चलता है, तभी अपन को ये सीक्वेंस में लास्ट में अपन से क्या प्राप्त होती है, प्रोटीन प्राप्त होती है। तो इस सीक्वेंस को अपन बोल सकते हैं सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत। क्या बोलते हैं? सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत। क्योंकि ये एक सेंट्रल यानी एक सीक्वेंस में चलता है, इसलिए इसको बोल सकते हैं सेंट्रल डोग्मा सिद्धांत। सबसे पहले डीएनए से एमआरएनए बनता है, उस प्रोसेस को कहते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं रेप्लिकेशन, प्रतिकृतिकरण। एमआरएनए से बनता है प्रोटीन, उस प्रोसेस को कहते हैं अनुवादन यानी ट्रांसलेशन कहते हैं। देखो, आपके प्रतिकृतिकरण या ट्रांसलेशन है और ये रेप्लिकेशन और ट्रांसलेशन है, ये दोनों प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में दोनों में चलता है। फिर सुन कैसे भी आ सकता है, प्रोकैरियोटिक में रेप्लिकेशन को समझाओ, यूकैरियोटिक में रेप्लिकेशन को समझाओ, प्रोकैरियोटिक में ट्रांसलेशन को समझाओ और यूकैरियोटिक में ट्रांसलेशन को समझाओ। तो अपन अलग अलग पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा और दोनों को साथ में लेकर पढ़ेंगे। जो मेन डिफरेंस बातें होंगी वो दोनों को साथ लेकर पढ़ेंगे तो आपको डिफरेंस का भी पता चल जाएगा। और वैसे अलग अलग पता पढ़ेंगे दोनों के बारे में तो फिर डिफरेंस का पता नहीं चलेगा, इसमें क्या है, फिर वो सिमिलर बातें ही पता चल जाएगी। इसमें यह यहाँ तक सिमिलर है और इसकी वजह से इन मेल लक्षणों की वजह से इन दोनों को यहाँ से अलग किया है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। लेकिन ये आपको सीक्वेंस में ये आपको याद रखना है, पहले डीएनए से एमआरएनए बनेगा, फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनेगी। अब कुछ होता है कि एमआरएनए से दोबारा किसका निर्माण हो जाता है, डीएनए का, तो इसको क्या बोलेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन।
उसके बाद क्या क्या होता है दोबारा से, यानी ये एक सीक्वेंस में चलता है लेकिन mRNA दोबारा से पीछे की तरफ आ रहा है किसके पास, DNA, यानी दोबारा से, यानी कहने का मतलब mRNA पीछे से चलकर किसका निर्माण कर रहा है, DNA का निर्माण कर रहा है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो आपके प्रोकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है। ये आपको सेकंड यूनिट में ये 3 चीजें हैं, ये मोस्टली आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो अपन सबसे पहले बात करेंगे ट्रांसलेशन की। भाई mRNA से प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है और कैसे होता है, कितनी स्टेप में होता है और कैसे इसकी प्रोसेस होती है और स्टार्ट कहाँ से होती है। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अनुवादन के बारे में। अब ट्रांसलेशन में सबसे पहले क्या होती है, सबसे पहले तो इसकी परिभाषा क्या होगी, डीएनए से mRNA बनता है और mRNA से प्रोटीन का निर्माण होता है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन या अनुवादन कहते हैं। यानी अपन डायरेक्टली कह सकते हैं mRNA से प्रोटीन का निर्माण होता है, इसे क्या कहते हैं, ये क्या कहलाती है प्रोसेस, ट्रांसलेशन कहलाती है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि जो mRNA होता है उसमें बहुत सारी क्या होती हैं, सूचनाएं होती हैं। mRNA में जितनी भी सूचनाएं होती हैं, अब DNA से mRNA, तो ये प्रोसेस अपन पढ़ ही नहीं रहे, अपन कहाँ से पढ़ रहे हैं, mRNA से प्रोटीन के बीच में ये पढ़ रहे हैं अपन, तो mRNA से प्रोटीन तक, यानी जो mRNA से प्रोटीन का निर्माण होगा वो किस प्रोसेस से होगा, अनुवादन की प्रोसेस से होगा। अब अनुवादन होता क्या है कि जो mRNA में जो सूचनाएं हैं, mRNA में जो सूचनाएं हैं उसको ये ट्रांसलेशन प्रक्रिया, यानी जो mRNA में जो सूचनाएं होती हैं वो अनुवादन के द्वारा किसमें चेंज हो जाती हैं, प्रोटीन में चेंज हो जाती है। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। दूसरी परिभाषा यह है आपकी, mRNA में उपस्थित सूचनाओं को प्रोटीन में चेंज करना या प्रोटीन में बदलना क्या कहलाता है, अनुवादन कहलाता है। mRNA में कुछ ना कुछ सूचनाएं होंगी या कुछ ना कुछ सीक्वेंस होंगे, उस सीक्वेंस को किस में चेंज कर देता है, प्रोटीन में चेंज कर देता है और वो प्रोसेस कहलाती है ट्रांसलेशन प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पर अब आप बात करते हैं यूकैरियोटिक में जो mRNA है, mRNA में राइबोसोम, यानी mRNA को क्या बोलते हैं, मैसेंजर RNA। लेकिन इसमें अपन बात करते हैं तो यूकैरियोटिक में, यहाँ पर अपन दोनों को साथ लेकर पढ़ रहे हैं, तो यूकैरियोटिक में 80S वो 70S, और प्रोकैरियोटिक में है वो 70 होगा और इसमें होगा 80। यूकैरियोटिक में ये राइबोसोम क्या होते हैं, भाग लेते हैं। प्रोकैरियोटिक में तो 70S राइबोसोम भाग लेते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में लेते हैं 80S राइबोसोम भाग लेते हैं। किस प्रोसेस में, ट्रांसलेशन में। तो यहाँ पे दूसरी बात आपको याद रखनी है, mRNA की प्रक्रिया, यानी mRNA से प्रोटीन का निर्माण होता है, तो यूकैरियोटिक में तो कौन सा राइबोसोम भाग लेगा, 80S राइबोसोम भाग लेता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम भाग लेता है। ठीक है, यहाँ पे आप यहाँ तक अपने बात कर लीजिए कौन से इसमें, तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, प्रोकैरियोटिक में तो 80S, ये 70S और यूकैरियोटिक में 80S भाग लेता है ट्रांसलेशन में। इसके बाद अपन बात करते हैं कि ट्रांसलेशन की प्रक्रिया 3 चरणों में कंप्लीट होती है। कितने चरणों में कंप्लीट होती है, 3 चरणों में। ट्रांसलेशन की प्रक्रिया है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट स्टेप का नाम है एमिनो अम्ल का सक्रियकरण।
निर्माण। देखो पॉलीपेप्टाइड है, सब जानते हो कि जो mRNA है ये क्या है, एमिनो एसिड होती है इसमें, और दो एमिनो एसिड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनता है, पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर बहुत सारे पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे बहुत सारे, तो उसका नाम क्या हो गया, पॉलीपेप्टाइड। और ये नहीं है कि पॉलीपेप्टाइड एक साथ ही बन जाएंगे, वो किसके रूप में बनेंगे, अलग अलग श्रृंखलाओं के रूप में अलग अलग पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होगा, और फिर इनको बोलते हैं मल्टी या पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। अब इसमें पॉलीपेप्टाइड का निर्माण भी 3 चरणों में होता है। एक है इसमें समापन, यानी शुरू में अपन स्टार्ट करते हैं तो कितने पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और कैसे बनता है। दूसरा है दीर्घीकरण। अगर समापन हो रहा है तो उसमें फिर क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड की संख्या बढ़ती जाएगी, तो उसको क्या बोलते हैं, दीर्घीकरण। और दीर्घीकरण एक लिमिट सीमा में वो बढ़ गई पॉलीपेप्टाइडों की संख्या, तो फिर उसका क्या करना पड़ेगा अपन को, समापन, यानी उस प्रोसेस को क्या करनी पड़ेगी, अपन को बंद करनी पड़ेगी। इस प्रकार ये कितनी स्टेप में कंप्लीट होता है, 3rd स्टेप में। कुछ बुक में दे रखा है ये 3 स्टेप भी इसमें जोड़ रखी है, तो वैसे कुछ बुकों में 6 स्टेप भी दे रखी है और कुछ बुकों में दे रखी है 3 स्टेप, और 3rd स्टेप में इसी में ये तीनों प्रोसेस चलती है। पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का निर्माण इसी में कितनी प्रोसेस चलती है, 3, समापन, दीर्घीकरण और प्रारंभ, दीर्घीकरण और समापन। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कुछ बुकों में दे रखी है 6 स्टेप, यानी इन्हीं कोई नाम दे दिया 6, और कुछ में दे रखी है मोस्टली 3 होती है, और तीसरी भी ये 3 स्टेप चलती है, कहने का मतलब। अब एक बार फिर से दोबारा से देखेंगे, अपन को सबसे पहले mRNA से किसका निर्माण करना है, प्रोटीन का। mRNA से प्रोटीन का निर्माण होता है, उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन की दूसरी परिभाषा है कि जो mRNA में जो सूचनाएं प्रेजेंट होती हैं, mRNA में जो सूचनाएं प्रेजेंट होती हैं या कुछ सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, उसको प्रोटीन की भाषा में चेंज करना या प्रोटीन में चेंज करना ही क्या कहलाता है, ट्रांसलेशन कहलाता है। यानी जो mRNA के अंदर जितनी भी सूचनाएं हैं या जितनी भी सीक्वेंस हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं, धीरे धीरे एमिनो एसिड में चेंज हो जाते हैं या प्रोटीन में चेंज हो जाते हैं। अब एमिनो एसिड नाम आया है तो प्रोटीन आएगी, क्योंकि प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं, एमिनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, एमिनो एसिड, बहुत सारे एमिनो एसिड मिलकर किसका निर्माण करते हैं, प्रोटीन का। अगर एमिनो एसिड नहीं होंगे तो प्रोटीन का निर्माण नहीं होगा। तो प्रोटीन के पॉलीमर एमिनो एसिड ही होते हैं। इसी प्रकार अपन बात करते हैं कि 3 प्रकार के आरएनए होते हैं, mRNA, rRNA और tRNA। देखो तीनों का काम अलग अलग होता है। mRNA तो क्या करता है, जो सूचनाएं होती है इसके अंदर वो धीरे धीरे किस में चेंज कर देता है, प्रोटीन में चेंज कर देता है। आरएनए है ये क्या उपलब्ध करवाता है, राइबोसोम उपलब्ध करवाता है, क्योंकि राइबोसोम चाहिए तभी तो प्रोटीन प्राप्त होगी, राइबोसोम होगा तो तभी तो प्रोटीन प्राप्त होगी। इसके बाद 3rd है tRNA। tRNA का क्या होता है, ट्रांसफर। अब यहाँ वहां पर इन्होंने प्रोटीन बना दी और इन्होंने राइबोसोम दे दिया, देखो राइबोसोम मिला है तभी ये प्रोटीन बनाया। अब लेकिन इन प्रोटीन को आगे धकेलने के लिए या अगली स्टेज में पहुंचाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, tRNA की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये tRNA है एक स्थान से एमिनो एसिड को लेकर दूसरी स्टेप में पहुंचाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, tRNA। एक चीज से दूसरी चीज को ट्रांसफर करता है। राइबोसोम है, इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। और फर्स्ट है आपका mRNA, क्योंकि mRNA में जो सूचनाएं होती हैं वो किस में चेंज हो जाती हैं, प्रोटीन में चेंज हो जाती हैं। इसलिए mRNA सबसे मोस्ट होता है ट्रांसलेशन की प्रोसेस में, क्योंकि mRNA से ट्रांसलेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। उसके बाद अपन बात करते हैं कि ट्रांसलेशन में जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है।
यानी ये किसमें चेंज हो जाता है, सक्रिय में चेंज हो जाता है। उसके बाद है सेकेंड स्टेप है आपकी एमिनो एसिड को टीआरएनए पर स्थानांतरण। जब ये सक्रिय हुई है एमिनो एसिड सक्रिय हुई है, उसको किस पर ट्रांसफर करेंगे, टीआरएनए पर ट्रांसफर करेंगे। और फिर ये टीआरएनए पर ट्रांसफर हो जाएगी, उसके बाद ये टीआरएनए से किसका निर्माण होगा, पेप्टाइड बॉन्डों का निर्माण होगा। और वो पेप्टाइड बॉन्ड बहुत सारे बनेंगे, वो किसके रूप में होंगे, श्रृंखला के रूप में होंगे। इसलिए इसका नाम है पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का निर्माण। एक से अधिक पेप्टाइड बॉन्डों का निर्माण होगा और वो किसके रूप में होगा, श्रृंखलाओं के रूप में। प्रारंभ में एक या दो बॉन्ड बनेगी पेप्टाइड बॉन्ड, उसके बाद दीर्घीकरण में क्या होंगे, वो बहुत सारी लंबी चेन बना लेंगे। दीर्घीकरण यानी लंबाई में ग्रोथ, यानी लंबाई बढ़ा लेंगे। उसके बाद अगर वो लंबाई में बहुत सारे बॉन्ड बन गए पेप्टाइड बॉन्ड, तो उसका क्या होना जरूरी है, समापन भी होना जरूरी है। तो वहां से वो समापन हो जाएंगे और समापन होने के बाद प्रोटीन अलग हो जाती है, राइबोसोम की यूनिट अलग हो जाती है, एमआरएनए है वो सब अलग हो जाते हैं और अपन को क्या प्राप्त हो जाती है, प्रोटीन प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार ट्रांसलेशन की प्रोसेस है 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। अब यहाँ पे आपको 2 चीजों को ध्यान रखना है कि प्रोकैरियोटिक में है कौन सा राइबोसोम भाग लेता है, यूकैरियोटिक में कौन सा राइबोसोम भाग लेता है। क्योंकि अपन प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों को साथ में पढ़ रहे हैं, दोनों को साथ में लेकर पढ़ रहे हैं, तो आपको डिफरेंट वाली बातें हैं वो आपको याद रखनी है, कुछ सिमिलर बातें हैं वो दोनों में सेम चलेंगी। आगे बात समझ में कि दोनों बातें हैं सेम चलेंगी, सिमिलर तो बातें दोनों में, लेकिन जो डिफरेंट होती है वो सिर्फ उसी में दर्शाना है। जैसे प्रोकैरियोटिक की डिफरेंट है तो आपको प्रोकैरियोटिक में लिखना है, यूकैरियोटिक में है तो यूकैरियोटिक में लिखना है। सबसे पहले अपन एमिनो अम्ल का सक्रियकरण करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप पढ़ेंगे सबसे पहले। देखो इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो एमिनो अम्ल होते हैं, यानी आपको ये कंफ्यूज नहीं होता होना, आपको जो एमआरएनए है, एमआरएनए में क्या होते हैं, एमिनो एसिड होते हैं। कहने का मतलब साइटोप्लाज्म, यानी एमआरएनए के अंदर क्या है, एमिनो एसिड हैं, एमिनो एसिड हैं। और वो एमिनो एसिड या इनके अंदर जो सीक्वेंस है, इनके अंदर जो सूचनाएं हैं वो किस में चेंज हो जाएगी, प्रोटीन में चेंज हो जाएगी। तो ये एमआरएनए में जो एमिनो एसिड है, ये एमिनो एसिड धीरे धीरे किस में चेंज हो जाएंगे, प्रोटीन में चेंज हो जाएंगे। अब ये मान लो एमआरएनए है, इसमें जो एमिनो एसिड है वो धीरे धीरे किसका निर्माण करेंगे, प्रोटीन का निर्माण कर लेते हैं। एमिनो एसिड प्रोटीन का निर्माण करते हैं, लेकिन ये एमिनो एसिड किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, एमआरएनए के। और ये एमआरएनए है साइटोप्लाज्म में उपस्थित रहता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एमिनो एसिड होते हैं वो साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं। साइटोप्लाज्म में उपस्थित होते हैं तो ये किस कंडीशन में होते हैं, निष्क्रिय में। किस कंडीशन में होते हैं, निष्क्रिय, यानी कुछ अपना काम नहीं कर सकते हैं। ये सक्रिय होंगे तभी ये काम करेंगे, तभी ये अपनी प्रोटीन बनाएंगे। एमिनो एसिड किसमें है, साइटोप्लाज्म में है, और ये किस शेप में है, निष्क्रिय अवस्था में है। निष्क्रिय अवस्था में है तो कोई काम नहीं होगा इनसे, तो प्रोटीन कोई काम नहीं होगा तो प्रोटीन नहीं बनेगी। लेकिन जैसे इनको एक एटीपी मिल जाती है, क्या मिल जाती है, एटीपी मिल जाती है, तो ये एमिनो एसिड किससे चेंज हो जाएंगे, जैसे इनको एक एटीपी मिल जाती है तो ये क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय से किसमें चेंज हो जाएंगे, सक्रिय में। क्या हो जाएंगे, सक्रिय में चेंज हो जाएंगे। जैसे ये सक्रिय में चेंज हो जाएंगे तो किसका निर्माण हो जाएगा, फिर यानी सक्रिय हो जाएंगे एमिनो एसिड, तो फिर किसका निर्माण कर लेंगे, प्रोटीन का निर्माण कर लेंगे। तो
कि जो mRNA होता है उसके अंदर क्या होती है, एमिनो एसिड होते हैं, उसके अंदर क्या होती है, एमिनो एसिड होती हैं, या सूचनाएं होती हैं, या कुछ सीक्वेंस होते हैं, या न्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लियोसाइड होते हैं। वो क्या होते हैं, धीरे धीरे ट्रांसलेशन प्रोसेस के द्वारा किस में चेंज हो जाते हैं, प्रोटीन में चेंज हो जाते हैं। लेकिन जो ये एमिनो एसिड होते हैं या mRNA कह सकते हैं अपन, ये किस में प्रेजेंट होता है, एमिनो एसिड साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है। और साइटोप्लाज्म में उपस्थित होता है तो ये एमिनो एसिड कैसे होते हैं, निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। निष्क्रिय अवस्था में होंगे तो ये अपना कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन इसको काम करने के लिए या प्रोटीन के निर्माण के लिए सक्रिय होना जरूरी है। सक्रिय करने के लिए अपन इसको 1 ATP देंगे। चलो ये निष्क्रिय अवस्था में है तो अपन इसको 1 ATP दे देते हैं तो ये सक्रिय हो जाएगा। और सक्रिय होने के बाद ये किसका निर्माण कर लेता है, प्रोटीन का निर्माण कर लेता है। तो एमिनो एसिड को सबसे पहले निष्क्रिय है उसको आपको सक्रिय करना है। सक्रिय करने के लिए ATP की आवश्यकता होती है। इस प्रकार ये है एमिनो एसिड का सक्रियकरण।